दोस्तों नमस्कार। राजीव कुमार अग्रवाल रिटायर्ड हो गए। चौंकिए मत, ये वही राजीव कुमार हैं, शेर व शायरी वाले मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्हीं का पूरा नाम राजीव कुमार अग्रवाल है। आज उन्होंने खैर अपने रिटायरमेंट के बाद मीडिया को ब्रीफ किया तो खैर कोई शायरी नहीं आई। हालांकि शायरी सुन करके आपके कान से खून आ सकता है, इतनी घटिया किस्म की शायरी वो सुनाते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज लोकतंत्र की तारीफ की है, भारतीय लोकतंत्र की, ये सुनकर के आपको नहीं लगता होगा कि जिसने लोकतंत्र को नीचे से खत्म कर दिया वही लोकतंत्र की तारीफ कर रहा है। बहरहाल आज जो एक नया बदलाव हुआ है वो बदलाव है कि अब राजीव कुमार अग्रवाल की जगह ज्ञानेश कुमार आ गए। और ज्ञानेश कुमार कौन है? ज्ञानेश कुमार की आनन फानन में नियुक्ति क्यों हुई है? क्योंकि राहुल गांधी बतौर एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन उस मीटिंग में मौजूद थे, उनको जाना था। वो उस मीटिंग में पहुंचे भी, लेकिन राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में पहले कह चुके हैं कि मेरे जाने और न जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर अमित शाह को करनी है, तीसरा व्यक्ति मैं होऊंगा तो क्या उनके नियुक्ति पत्र पर सिग्नेचर करूंगा जो वो सिफारिश करेंगे? ऑब्वियस है कि 2-1 से मोदी और शाह जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त बनाएंगे। बावजूद इसके राहुल गांधी उस मीटिंग में गए, एक अच्छा कदम। और जो व्यक्ति डेमोक्रेटिक होता है वो हमेशा डेमोक्रेटिक संस्थान, संवैधानिक संस्थान का ही नहीं बल्कि उस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का सम्मान करता है। वो प्रक्रिया कितनी भी अनडेमोक्रेटिक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए उसमें भाग लेता है और नोट ऑफ डिसेंट लिखता है। यही नोट ऑफ डिसेंट जो राहुल गांधी ने लिखा, जो कल लिखा, वो आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कई सवाल खड़े करते हुए उसको उन्होंने बाकायदा वहां पे लगाया। आप पढ़ सकते हैं राहुल गांधी ने क्या लिखा। इस पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया पर बड़े तीखे हमले किए, बड़े सवाल खड़े किए, और ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं थोड़ा अगर आपको पहले ले चलूं, दरअसल चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी उसमें पहले प्रमुख रूप से कार्यपालिका, और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता था। हालांकि उस समय इस तरह के सवाल नहीं खड़े होते थे और चुनाव आयुक्तों को थोड़ी शर्म और लिहाज और संवैधानिक विवेक उनका होता था। उन्हें अपनी इमेज की चिंता होती थी। बीच में जब चीजें गड़बड़ हुई तो टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त आए और उन्होंने जिस तरीके से पेंच कसे तमाम राजनीतिक दलों के, सरकारों के, सत्ताओं के, उसने चुनाव की पूरी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के प्रति लोगों के विश्वास को बेहद प्रगाढ़ किया, बहुत मजबूत किया। आज भी लोग अगर पहले चुनाव आयुक्त को नहीं जानते होंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे आयुक्त को नहीं जानते होंगे, लेकिन टीएन शेषन को जरूर जानते हैं। और इसलिए जानते हैं कि जो व्यक्ति, 2 ही लोगों के नाम याद रखे जाते हैं, या तो जो पलीता लगाए या फिर जो मजबूत करे। मुझे लगता है कि जितना टीएन शेषन को लोग जानेंगे, जानते हैं, उतना ही भविष्य में राजीव कुमार अग्रवाल को भी जानेंगे, चुनाव आयोग को पलीता लगाने के लिए। जिस तरह से उन्होंने अपनी रीढ़ खत्म कर ली, मोदी के इशारे पर वो वही करते रहे जो कहा गया, और एक नहीं इसके सैकड़ों प्रमाण मौजूद हैं। आप इसी से जान सकते हैं कि कितनी शिकायतें विपक्ष ने दी, किसने सत्ता पक्ष ने दी, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही चुनाव आयोग की, और क्या उन्होंने निपटान किया, कितने नोटिस भेजे, प्रधानमंत्री को क्या कोई नोटिस भेजा, इसी से आप समझ सकते हैं। जबकि हेट स्पीच का मामला हो या धर्म का चुनाव में इस्तेमाल करने का मामला हो, उसमें प्रधानमंत्री अगर नंबर 1 पर नहीं होंगे तो नंबर 2 पर जरूर होंगे।
इस मामले में योगी जी से होड़ है उनकी, कितना हेट स्पीच कौन दे पाता है। धर्म का सरेआम इस्तेमाल जो चुनाव में हुआ, जो धज्जियां उड़ाई गई चुनाव आचार संहिता की, उस पर एक भी नोटिस और एक भी शिकायत का निपटान राजीव कुमार अग्रवाल ने नहीं किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना लोग टीएन शेषन को याद करेंगे, उतना ही राजीव कुमार की इस बेवफाई तो नहीं कहेंगे हम इसको, बेगैरत और बेहयाई को याद रखेंगे लोग। जो उन्होंने चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किया है, उसको लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया थी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, और जब इस पर सवाल खड़े हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल होना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन को शामिल होना चाहिए। इस पर यही सरकार, मोदी सरकार, अध्यादेश लेकर के आती है और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर वो एक तरह से उसको खारिज करते हुए अध्यादेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके केवल लीडर ऑफ अपोजिशन को रखती है, और सीजेआई की जगह वो एक कैबिनेट मंत्री को जोड़ती है, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह शामिल हुए। तो सीजेआई से क्या डर था साहब? और अभी धनखड़ साहब ने जो कहा कि नहीं, कार्यपालिका में जुडिशरी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, ये सब बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करने का काम इनका है। यहां तक कि विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। और इस बात को जून 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी बारीकी से समझाया था, और आज राहुल गांधी ने अपने डिसेंट नोट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम उद्धृत करते हुए इस बात को लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरी प्रक्रिया पर आशंका व्यक्त की थी कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, वरना यह लोकतंत्र बेमानी हो जाएगा। और आज वही हो रहा है कि मोदी और शाह तय कर रहे हैं कि कौन चुनाव आयुक्त होगा, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। अब जो ज्ञानेश कुमार हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक ट्वीट में लिख दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की अमित शाह को बहुत बधाई, लेकिन वो ये भी ध्यान रखें कि 2026 में जो बंगाल जीतने की उनकी हसरत है वो पूरी नहीं होगी। बधाई किसको दी जा रही है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की? अमित शाह को। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के बेहद पुराने लॉयल प्रशासनिक अधिकारी हैं, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो सहकारिता विभाग में उनके सचिव थे, जो मंत्रालय बना अमित शाह को दिया गया था। इसके पहले भी वो अमित शाह के साथ थे, तो अब ये लॉयल्टी जो है वो दिखाई पड़ेगी। लेकिन इस पर एक गौर करने वाली बात है कि राजीव कुमार अग्रवाल अमित शाह के प्रति लॉयल थे या मोदी जी के प्रति लॉयल थे, ये बात आप समझ सकते हैं। लेकिन अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो अमित शाह के प्रति लॉयल है। इसका मतलब है कि पावर ट्रांसफर हो रही है, और अब अमित शाह हर पावर को अपने हाथ में कंट्रोल करते जा रहे हैं, या ये कहें कि नरेंद्र मोदी उनको ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। और अमित शाह के मायने क्या है? अमित शाह जिस तरीके से राजनीति करते हैं उसे बखूबी गुजरात के लोग भी जानते हैं, और अब तो भारत के लोग भी, संपूर्ण भारत के लोग इस बात को जान गए। लेकिन राहुल गांधी ने जो डिसेंट नोट अपना जारी किया है, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है, और ये लिखा कि 48 घंटे के भीतर जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही। दरअसल वो जो अध्यादेश लाया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था, उसी के खिलाफ पीआईएल हुई, और पीआईएल की सुनवाई कल होनी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके ठीक 48 घंटे के पहले रात को नियुक्ति का नोटिफिकेशन होता है, गजेट जारी होता है, और अमित शाह जाकर के गुलदस्ता भी भेंट कर देते हैं। ज्ञानेश कुमार के चर्चे शुरू हो जाते हैं कि साहब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार हो। राहुल गांधी ने पूछा कि 48 घंटे में क्या बिगड़ जाता आपका? ये मामला
जब जुडिशरी में है तो फिर क्या वेट नहीं किया जा सकता था? आपको गणेश कुमार को ही बनाना, आप बनाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है जरा इस पर भी गौर कर लेते। अब सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट पर। राहुल गांधी ने इस डिसेंट नोट के जरिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को घेरे में खड़ा कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक विवेक से काम कर जाए और संवैधानिक संस्थाओं की जो उसकी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा करना, अगर सच में फैसला उस आधार पर हो जाए तो मोदी और शाह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पिछले अगर 5-6 साल के आप जजमेंट देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय जो अपने फैसलों के पहले भाषण देते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, मजेदार होते हैं, कई बार मारक होते हैं। लेकिन जब जजमेंट लिखा जाता है तो जजमेंट में कुछ और बतिया होती है। और एक नहीं, आपको कई फैसले में याद दिला सकता हूं। राम मंदिर का फैसला, मस्जिद गिराना अपराध था, अपराधी कौन कौन थे, आडवाणी से लेकर के सारे लोग, लेकिन कोई सजा नहीं। उस आपराधिक कृत्य पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट उस स्थान पर भावनात्मक रूप से मंदिर बनाने की संस्तुति करता है। डीवाई चंद्रचूड़ और तमाम लोग, जिन्होंने, चंद्रचूड़ ने तो बाकायदा सारी मस्जिदों को सर्वे का दरवाजा खोल दिया। एक और फैसला महाराष्ट्र की सरकार का, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया, उनकी पार्टी तोड़ी गई। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जब सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा था, तो जो जजमेंट आता कि साहब सरकार तो अवैध है, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था इसलिए अब सरकार तो सरकार ही है। तो हुजूर से और सरकार से क्या उम्मीद की जाए कि वो कल क्या फैसला देंगे। ये देश जिस मुहाने पर अब खड़ा है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो धूल धूसरित हो ही चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता भी लगभग मुहाने पर जाकर के पहुंच गई है। क्या कल वो जजेस इस बात को साबित करेंगे कि नहीं, संविधान ही सर्वोपरि है? और डॉक्टर अंबेडकर ने जो आशंका जाहिर की थी और जिस बात को रेखांकित किया था कि कार्यपालिका से मुक्त होना चाहिए, क्या वो फैसला आएगा? क्या सीजेआई के उसमें दखल को और उसकी नियुक्ति में शामिल करने पर मोहर लगेगी? और क्या ये जो नियुक्ति हुई है उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जाएगा? मेरा अपना जो विवेक कहता है कि ये तो कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि ये जो प्रक्रिया हुई है वो अवैध है, लेकिन चूंकि गजट में आ चुका है और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पत्र जारी हो चुका है, वो सब हो चुका है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जाती है। यानी केवल सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान होंगे वो अपनी इज्जत बचाएंगे, कह देंगे साहब कि नहीं ये होगा। और ऐसा मेरा अनुमान है और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट मेरे इस अनुमान को फेल साबित करे। वो न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप उसका जो मूल ढांचा है उसके अनुरूप वो जजमेंट दे और मेरे भीतर की आशंका को निर्मूल साबित करे। और अगर ऐसा होता है तो मैं कल जब आऊंगा तो बाकायदा अपने कहे पर माफी भी मांगूंगा और यह भी स्वीकार करूंगा कि हां, मैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में गलत सोच रहा था, लेकिन ये होना चाहिए। अगर ये कल होता है तो फिर राहुल गांधी के इस स्टेप की जीत भी होगी और उससे बड़ी जीत इस देश के लोकतंत्र और संविधान की होगी। इंतजार करना होगा। जितना शिद्दत से मैं इंतजार कर रहा हूं उतनी शिद्दत से आप भी इंतजार कीजिए और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। तो राजीव कुमार के बाद अब जो गणेश कुमार आए हैं वो रहेंगे या नहीं? शुक्रिया।